हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है दक्षिण भारत का इतिहास और हम बिल्कुल लास्ट में खड़ा हैं, है ना। ये क्लास और इसके बाद जो आगे वाला जो क्लास है उसके बाद क्या होगा, दक्षिण भारत का तो जो इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा, है ना। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। पिछले क्लास में हमने बात किए थे कि जो चालुक्य वंश है, और चालुक्य वंश में हम 3 चालुक्य के बारे में बात किए थे। एक कौन कौन सा चालुक्य है? एक चालुक्य है कौन सा, एक यहाँ पे था बेंगी का चालुक्य, एक यहाँ पे वातापी का चालुक्य, और यहाँ पर एक है कल्याणी का चालुक्य, है ना। कल्याणी, वातापी और ये था वेंगी, है ना। और यहाँ पे जो अगर आप समझें कि सबसे पहले कौन सा चालुक्य था, वो था वातापी का चालुक्य। यहीं से पुलिकेशिन द्वितीय जो है वो निकल के आया, है ना। काफ़ी शक्तिशाली शासक था और उन्होंने जो ये जो एरिया है वो किससे जीता था, वो पल्लवों से जीता था, है ना। और पल्लव से जीत के कौन से है, ये बेंगी का चालुक्य, है ना, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसको हम बोल रहे थे गोदावरी नदी, और ये जो नीचे वाला जो बात है उसको बोलते हैं हम कृष्णा नदी, है ना। तो अगर कभी सवाल आ जाए तो कृष्णा और गोदावरी के नदी के बीच वाला जो एरिया था वो था बेंगी, यानी आंध्र प्रदेश वाला। और उसकी जो राजधानी किसकी थी बेंगी ही थी, इसकी जो बेंगी का चालुक्य है। और इसका संस्थापक कौन था, विष्णुवर्धन। और विष्णुवर्धन कौन है, ये है पुलिकेशिन द्वितीय का क्या है, भाई है, नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वातापी का जो चालुक्य है उसका जो अंतिम शासक था कीर्तिवर्धन, और उसी का जो सामंत है दंती दुर्ग, उन्होंने क्या किया था, मार दिया था। और मार के एक नया वंश की स्थापना हुई थी, उसको हम बोलते थे राष्ट्रकूट वंश, है ना, राष्ट्रकूट वंश। और ये कहाँ था, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में हम ये भी चीज़ पर है कि जो राष्ट्रकूट है वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, दंती दुर्ग ही था। और उसकी राजधानी क्या थी, मान्यखेत, नहीं। और वहाँ पर हम ये भी देखें कि जो राष्ट्रकूट है उस सभी वंश को मानता था, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म है। और उसी में से हम पढ़े थे एलिफेंटा की गुफा और एलोरा की गुफा। और इसमें से जो 34 गुफा था, है ना, जो 34 है, और ये सब जो गुफा है एलिफेंटा, यानी एलिफेंटा और एलोरा, ये जो गुफा है ये 34 में से हम देखे थे क्या कि 1 से जो 12 तक था वो किसके लिए, बौद्ध के लिए। और 13 से जो 30 तक था, 29 तक था, वो किसके लिए है, वो हिंदू धर्म के लिए। और ये जो 30 से 34 तक था ये किसके लिए, ये जैनियों के लिए। तो इसमें सवाल आता है कि जो सबसे ज़्यादा जो गुफा है वो किसको समर्पित है, तो आपको बताना है हिंदू धर्म के लिए समर्पित। और हिंदू धर्म का मतलब क्या था, शिव और विष्णु, नहीं। तो ये सब जो बातें हैं हम कर चुके थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो राष्ट्रकूट का जो वंश का जो समाप्त किया वो कौन किया, वो क्या, तैलव द्वितीय। और तैलव द्वितीय ने क्या किया है कि जो कल्याणी का जो चालुक्य है उसकी स्थापना की है। और वो कहाँ है, ऑब्वियसली बात महाराष्ट्र में, क्लियर। तो ये जो हम सारी बातें हैं चालुक्य वंश का ये हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसका जो सेकेंड है वो है पल्लव वंश, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे वो है पल्लव वंश, बहुत महत्वपूर्ण है। पल्लव वंश, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये पल्लव आया कहाँ से, नहीं, है ना। तो ये पल्लव है कौन, कौन लोग है पल्लव, ये पल्लव है सातवाहनों के सामंत है। यानी सातवाहन के सामंत है। सामंत का क्या मतलब है ये बात आपको पता है। और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जो आप सातवाहन वाला जो टॉपिक है आप उसको ज़रूर देखें, तो हम वहाँ पे डिटेल में बात किए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ये सातवाहनों के सामंत है। और सातवाहन, ऑब्वियसली बात है कि जब सातवाहन की सत्ता कमज़ोर होती है क्या होता है कि जो सामंत है वहाँ का वो क्या करता है कि मेन राजा का हत्या कर देता है, और जो सामंत है उस एक नए वंश की स्थापना हो जाती है।
उसी टाइप से यहाँ पे पल्लव के साथ है। अगर हम इसका लोकेशन देखें तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। ये है पल्लव, यहाँ पर हम पढ़े थे वो है बेंगी, यहाँ हम पढ़े वो है बातापी। अगर आपको पता है कि ये कहाँ है तो आप ज़रूर मैप देखिए। और यहाँ हम देखते हैं वो है कौन सा, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के ही मार्ग बना था कल्याणी, है ना, तो ये भी आपको समझना है। और अगर हम आगे पढ़ेंगे तो ये तमिलनाडु के ही क्षेत्र में बनता है, वो है चोल। इसके बाद हम चोल ही पढ़ेंगे, है ना। तो ये 5-6 आपको पता होना चाहिए, जिसमें के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये और ये नहीं, बातापी, राष्ट्रकूट, कल्याणी और बेंगी। आज हम पढ़ेंगे वो है पल्लव, और इसका भी जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वह है तमिलनाडु ही है। क्लियर। तो हम इसकी बात करेंगे। पल्लव कौन है? पल्लव है यह सामंत है, किसका? सातवाहन के सामंत है ना। और इसका जो प्रथम जो राजा है वो कौन सा है? यानी जो सामंत को, जो सातवाहनों को जो मारा था वो कौन था? बप्पदेव। लेकिन उस समय क्या था, शुरू में जो इसकी जो सत्ता है या इसका जो साम्राज्य है उतना स्ट्रांग नहीं था, है ना। तो होता क्या है कि ये इसके बारे में जो जानकारी है, जो पहला राजा है यानी जो संस्थापक है, बप्पदेव का नाम आता है, क्योंकि ये बात लिखा हुआ है किसमें? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त का है। और किसने लिखा है? हरिसेन, है ना। तो ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो सातवाहन है, सातवाहन को जो मारा है वो कौन सा सामंत मारा है? पल्लव ही मारा है। वो कौन सा व्यक्ति था? वो बप्पदेव ही था, है ना। तो यहाँ पे जब ये मार दिया तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप मारे दूसरे को आपका सत्ता मजबूत हो जाएगा, क्योंकि टाइम लगता है ना। तो उसमें से क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है ना, जो सत्ता को मजबूत करता है, जिसको हम बोलते हैं ना वास्तविक संस्थापक, नहीं, फिर वो निकल के आता है। तो इस समय तो सत्ता मजबूत नहीं होता है, लेकिन इसके बाद एक राजा बनता है, उसका नाम है सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, है ना। और इसको माना जाता है वास्तविक संस्थापक। ध्यान रखिएगा, सवाल यही आता है। अगर संस्थापक पूछे तो आपको बताना है बप्पदेव, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा, जनरली सब जगह जो है वो है सिंह विष्णु ही दिया रहता है ना। तो आपको केयरफुल होके क्या करना है, समझना। जैसे हम गुप्तों के टाइम में पढ़े, गुप्त के टाइम में क्या पढ़े कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, नहीं। और मानता है कि जो वास्तविक संस्थापक कौन है, वह है चंद्रगुप्त फर्स्ट, नहीं, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो उसी टाइप से है यहाँ पे, है ना। आगे हम पढ़ेंगे जो मध्यकालीन भारत में जो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर पूछेगा कि जो दिल्ली सल्तनत का है ना, या गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? तो इल्तुतमिश है, नहीं, उसी टाइप से। क्लियर है। फर्स्ट अगर पूछेगा तो बप्पदेव, और आपको क्या है, जो अगर पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु, क्योंकि सिंह विष्णु महत्वपूर्ण राजा है। ऐसा माना जाता है कि सिंह विष्णु इतना ताकतवर था कि इसका जो है राज वो कावेरी नदी के तट पर चला गया था। और सवाल ये उठता है कि कावेरी नदी कहाँ पर है, ये बात आपको पता होना चाहिए, नहीं। कावेरी नदी का जो लोकेशन है वो ये है ना। ये कावेरी यहाँ से होकर गुजरती है 3-4 स्टेट से। कहाँ से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, है ना, तमिलनाडु। तो इसका आप लोकेशन ज़रूर कावेरी नदी को आप सर्च करें, तभी आपको समझना है। तो इसका जो साम्राज्य है किसका? सिंह विष्णु का। कहाँ तक चला गया था? कावेरी नदी के तट पर, है ना। ये पहला राजा था। और इसके टाइम में एक बुक लिखा है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम,
किरात जूनियम, और इसका लेखक कौन है? भारवी। ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। ये सवाल डायरेक्ट आएगा, किराता जूनियम का लेखक कौन है? तो भारवी है। और किसके टाइम में लिखा गया है? तो पल्लव के टाइम में लिखा गया। और उस समय कौन राजा है? तो वो है सिंह विष्णु। क्लियर है? और सिंह विष्णु के समय में ये पहला राजा है जिन्होंने जो अपना जो साम्राज्य का जो विस्तार है वो कहाँ तक किया था? कावेरी नदी के तट पर। बस इससे इतना ही सवाल आता है। तो ये चीज़ आपको क्या है? पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी जो राजधानी कहाँ है, ये तो हम बताए ही नहीं। राजधानी कहाँ है? ऑब्वियसली बात कहाँ है? तमिलनाडु, यानी कांचीपुरम। नहीं तो ये भी सवाल आता है, क्योंकि ये तमिलनाडु वाला ही एरिया में है, तो ऑब्वियसली बात है राजधानी भी क्या होगा? तमिलनाडु का ही क्षेत्र में होगा। क्लियर? ये चीज़ है। अब जो महत्वपूर्ण राजा है उसका नाम है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। जो लोग चालुक्य वंश के बारे में पढ़ चुके हैं उनका सिर्फ क्या होगा? वो रिवाइज हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसी के टाइम में हुआ है। चालुक्यों ने क्या किया है? क्या किया था? हमला किया था किस पर? पल्लव पर। और जब पल्लव पर हमला किया है ना, इस जो क्षेत्र है, तो ये वाला जो पल्लव का जो उत्तर वाला क्षेत्र है उसको जीता है। और यही कौन सा क्षेत्र है? इसी को हम बोलते थे बेंगी, नहीं, और यह है किसका? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। तो उस समय जो राजा था, जिस समय जो कौन जीता है? चालुक्यों ने जीता है। चालुक्य में कौन सा राजा था? पुलिकेशन द्वितीय। इन्होंने जीता है इस क्षेत्र पर, है ना। और यहीं से क्या होता है उसका उस समय कौन था राजा पल्लव का? वो था महेंद्र वर्मन फर्स्ट। क्लियर? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये बात हम चालुक्य में कर चुके हैं तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तो है ना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये साहित्य और धर्म में काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो इसलिए साहित्य एक लिखा गया जिसका नाम है मत विलास, यानी मत विलास प्रहसन के रचना कौन है? यही है कौन? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो ये सवाल भी आएगा कि मत विलास प्रहसन या तो किसके टाइम में लिखा गया है और कौन लिखा है? यही लिखा है। ठीक है, इनके बारे में आपको यही पता होना चाहिए। अब इसमें जो नेक्स्ट व्यक्ति है वो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। आपको पता है कि जो महेंद्र वर्मन का जो बेटा है वो कौन है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और नरसिंह वर्मन ही इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति है जिन्होंने किसको हराया था? पुलिकेशन द्वितीय को हराया था। कैसे हराया था? श्रीलंका के जो राजा से वो मदद लेके, और मदद लेने के बाद इन्होंने क्या किया है कि एक उपाधि ली थी, है ना। जब पुलिकेशन द्वितीय को हरा देता है, यानी वातापी को हरा देता है, तो इन्होंने एक उपाधि ली है जिसको हम बोलते हैं वातापी कोंड की उपाधि। क्लियर है? तो इन्होंने एक उपाधि ली है। और उपाधि क्यों ली थी? उपाधि ली थी चालुक्य को हराकर। और चालुक्य का मतलब किसका? और उस समय राजा कौन था? पुलिकेशन द्वितीय, है ना। अब पुलिकेशन द्वितीय के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? रवि कीर्ति के ये होल अभिलेख से, क्योंकि आप चालुक्य वंश पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े तो आप चालुक्य के बारे में जरूर पढ़ें जाके, है ना। इसलिए हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत डिटेल बात किए हैं। इस पर लगभग 5 से 7 मिनट बात की है सिर्फ इसी पॉइंट पर। ठीक है, तो इन्होंने एक उपाधि ली है, किसको हरा कर? चालुक्यों को हराकर, यानी वातापी को हराकर। और एक उपाधि ली है जिसको हम बोलते हैं वातापी कोंड। वातापी कोंड की उपाधि। अब वातापी कोंड का मतलब क्या होता है? वातापी विजय, वातापी या बादामी, है ना। क्लियर? तो क्यों लिया है? क्योंकि पुलिकेशन द्वितीय को हराया था, चालुक्यों को हराया है। क्लियर? ये चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कम बात कर रहे हैं क्योंकि हम चालुक्य में बात कर चुके हैं, है ना। ये चीज़ें। और इसी के टाइम में जो था
जो कांची में वो आया था हुएनसांग, हुएनसांग आया था कांची में। यानी हुएनसांग से भी हमें जानकारी मिलती है किसका, पल्लव वंश। यानी हुएनसांग कुछ बात करता है पल्लव वंश के बारे में, क्योंकि हुएनसांग आया था कहाँ, कांची आया था। कांची का मतलब कहाँ है, तमिलनाडु। अगर सवाल पूछेगा किसके दरबार में आया था, तो पल्लव के दरबार में आया था। पल्लव में कौन सा राजा था, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो हुएनसांग है इसको माना जाता है आत्रेयों का राजकुमार। क्या माना जाता है, आत्रेयों का राजकुमार। और ये किसके टाइम में आया था, ये आया था हर्षवर्धन के टाइम में। अब हर्षवर्धन की वजह से जो कनेक्शन साउथ में होता है वो होता है पुलिकेशन द्वितीय के साथ, क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर पुलिकेशन द्वितीय से युद्ध हुआ है। क्यों युद्ध हुआ है, क्योंकि जो हर्षवर्धन है वो भी चाहता था हमारा जो साम्राज्य हो साउथ में भी हो, है ना। और नर्मदा नदी के बाद किसका साम्राज्य था जो शुरू हो जाता था पुलिकेशन द्वितीय का। इसलिए नर्मदा नदी के तट पर ही युद्ध हुआ हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन की वजह से आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि पुलिकेशन द्वितीय के दरबार में रहता होगा या जो है चालुक्यों के दरबार में रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसके दरबार में रहता है, वो रहता है आया था वो है हुएनसांग। किसके दरबार में, पल्लव के दरबार। पल्लव का मतलब यहाँ पे है नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में। क्लियर है ये बात। अब जरूर चालुक्य वाला जो है वो जरूर देखें, है ना। अगर कुछ बात स्किप हो रहा है, कुछ बात लिंक नहीं हो रहा है, तो आप जो है चालुक्य के बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हम उसमें बहुत डिटेल बात किए हैं। ये चीज़ें हैं। और इसमें से एक ये मंदिर का निर्माण किया है किसने, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और उसको हम बोलते हैं कौन सा मंदिर है, उसको बोलते हैं रथ मंदिर। रथ मंदिर समझते हैं, रथ का मतलब क्या है कि आप देखे होंगे कि 7 घोड़ा आगे रहता है, पीछे राजा रहता था, है ना। वो चीज़ें नहीं, घोड़ा खींचते हुआ रहता है। तो वो जो 7 घोड़ों वाला जो एक ही साथ जो खींचता है उसको बोलते हैं सप्त पैगोड़ा। सप्त पैगोड़ा, सप्त पैगोड़ा, है ना। सप्त पैगोड़ा मंदिर, है ना। रथ आप देखे होंगे, या इसी को रथ मंदिर ही बोलते हैं। और ये जो मंदिर है ये कहाँ है, महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम कहाँ है, ऑब्वियसली बात है तमिलनाडु में होगा, नहीं, यानी महाबलीपुरम में सप्त पैगोड़ा है। और इसमें से इस टाइप का लगभग 5 या 6 मंदिर का निर्माण किया है। उसमें से कौन सा है, उसमें है जो एक तो 5 तो भाई है, कौन कौन है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, है ना, अर्जुन। इस टाइप का एक द्रौपदी भी है ना। तो सॉरी 6 मंदिर है। और 6 में से पूछता है कि सबसे छोटा किसका है, तो तुम्हें आपको बताना है, वो बताना है द्रौपदी का। रथ आप देखे हैं, है ना। और ये जो रथ है वो इसी हिसाब से बनाया गया था। बहुत इंटरेस्टेड है कि जितना भी हम रथ देखते हैं वो किससे है, काठ से, लकड़ी से बना हुआ था। लेकिन वहाँ जो मंदिर वो बनाया है, वो मंदिर बनाया है पत्थर को काट कर। पत्थर को काटने का मतलब है कि पहाड़, मान लीजिए कि ये है, ये पूरा पहाड़ है, और पहाड़ को इस टाइप से बनाया गया है कि इसको लगे रथ जैसा, है ना, सप्त पैगोड़ा। क्लियर है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जब ये पत्थर है, जब ये पर्वत है तो एक ही पत्थर से बना होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको एकाश्म पत्थर। एकाश्म पत्थर, यानी ये सवाल आएगा एकाश्म पत्थर या एकाश्म मंदिर। ये सवाल आता है कि एक ही जो पत्थर से या एकाश्म पत्थर से जो मंदिर बनाया है सप्त पैगोड़ा, एक तो कहाँ बना है, तो महाबलीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में। और किसने बनाया है, ये बनाया है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने या पल्लवों ने। क्लियर है।
और अगर पूछ दे कि जो अगर सबसे शक्तिशाली राजा कौन है, तो आपको बताना है वही है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, है ना, यानी पल्लवों का सबसे शक्तिशाली राजा। ये भी बात आपको क्या हो पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, वो है नरसिंह वर्मन सेकेंड, तीसरा राजा के बारे में हम पढ़ेंगे, नरसिंह वर्मन सेकेंड, है ना। और इन्होंने भी क्या किया है, एक मंदिर का निर्माण किया है। पहला चीज़ तो यही इम्पोर्टेंट है। कौन सा मंदिर है भाई, वो है कैलाश मंदिर। और कैलाश मंदिर का मतलब आपको पता है शिव का मंदिर है, नहीं, कैलाश मंदिर है। और इसको हम बोलते हैं राज सिद्धेश्वर मंदिर है, राज सिद्धेश्वर मंदिर है। तो ये भी सवाल आ सकता है, या तो कैलाश मंदिर आएगा या कौन सा मंदिर आएगा, राज सिद्धेश्वर मंदिर। कहाँ है मंदिर, तो ये मंदिर है वो भी इसलिए बात है कहाँ, तमिलनाडु में ही। क्योंकि आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ये मंदिर किसने निर्माण किया है, पल्लवों ने किया है। और पल्लव का जो पूरा एरिया है मेन रूप से कहाँ है, जो सेंट्रल पॉइंट है वो है तमिलनाडु। तो इसलिए जितना भी निर्माण करेगा वो या तो तमिलनाडु में करेगा या तमिलनाडु के आसपास वाला क्षेत्र में करेगा, ठीक ना। ये चीज़ें हैं। और इसमें से एक क्या है, एक बुक की रचना हुई है, इसका नाम है 10 कुमार चरित्र। और इसका लेखक कौन है, उसका लेखक है डांडी। तो यह भी सवाल आता है कि जो 10 कुमार चरित्र का जो लेखक है किसने है, डांडी है। और किसके टाइम में है, वो नरसिंह वर्मन सेकेंड के टाइम में है। और इन्होंने क्या किया है, कैलाश मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर, है ना। इतना बात आपको पता है। और यदि हम बात करें कि जो मंदिर का जो निर्माण है, हम पहले भी बात की है कि जो मंदिर का निर्माण है वो 3 टाइप से होता है, 3 शैलियों से होता है। कौन कौन सा, एक को हम बोलते थे नागर शैली, एक को हम बोलते थे द्रविड़ शैली, ये सवाल भी आता है, एक आता है बेसर शैली। क्लियर है। तो जो उत्तर भारत में जो निर्माण है, यानी उत्तर भारत में जितना मंदिर है वो कहाँ है, ये है नागर शैली में, उत्तर भारत में। और ये किसने, दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में। और ये क्या है, ये दोनों मिक्स है, यानी नॉर्थ में भी है इस टाइप का मंदिर और साउथ में, यानी दोनों कला का मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, है ना, द्रविड़ शैली और नागर शैली के मिश्रण को हम बोलते हैं बेसर शैली। क्लियर। तो जितना भी भव्य मंदिर बनता है वो बनेगा द्रविड़ शैली में, और साउथ में जितना भी मंदिर बना है वो भव्य ही बना है। तो ये आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि जितना भी मंदिर साउथ का है वो पूछेगा किस शैली में है, तो आपको डायरेक्ट जवाब देना, चाहे कोई भी मंदिर हो वो किसका है, वो होगा द्रविड़ शैली में, है ना। यानी यहाँ एक और सवाल है कि अगर भव्य मंदिर यानी भव्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हो सकता है, तो आपको क्या बताना है, द्रविड़ शैली में। नागर शैली का मतलब है कि उत्तर भारत में, है ना। ये है। और एक बार हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हम क्या बात किए, जो पल्लव वंश जो है, पल्लव वंश का जो स्थापना है, जो संस्थापक है वो कौन सा है, वो बप्पदेव है। और बप्पदेव कौन था, वो था सातवाहनों के यहाँ सामंत था। और जब सातवाहनों की सत्ता कमज़ोर हुई तो उसके राजा को क्या किया, मारकर कौन सा वंश की स्थापना की, पल्लव वंश, है ना। और अगर पूछेगा कि जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, तो वो है सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु ने क्या किया है कि अब जो अपना जो साम्राज्य है वो कावेरी नदी के तट तक लेके गया, है ना। और उन्होंने ही राजधानी बनाया, कहाँ, कांचीपुरम। और कांचीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा कि इन्होंने भी एक मंदिर का निर्माण किया है। और वो कौन सा मंदिर है, मंदिर आदिबराका विष्णु मंदिर, है ना। सिंह विष्णु ने भी एक मंदिर का निर्माण किया है। आदिबराका कौन सा मंदिर है,
वो है विष्णु मंदिर, है ना। तो सवाल तो यही आएगा कि आदि बरा किस देवता को समर्पित मंदिर है, तो किसका है, विष्णु का। और ऑब्वियसली बात है, अगर पूछेगा कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये है मामल्लपुरम में, मामल्लपुरम। और मामल्लपुरम कहाँ है, ऑब्वियसली बात कहाँ है, तमिलनाडु में। हाँ, मामल्लापुरम भी नाम आता है। तो ये है सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु के टाइम में एक बुक की रचना हुई है जिसको हम बोलते हैं, है ना, किराता जूनियम। और किसने किया है, भैरवी ने किया है ना। और उसके बाद जो राजा बनता है वो है कौन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और इसी के टाइम में क्या हुआ है, ये साहित्य या धर्म के बारे में क्या है, जानता था। और इसी के टाइम में पुलिकेशन द्वितीय ने क्या किया, हमला किया था। और किसने की स्थापना किया, जो बेंगी है, जो आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, उसको जीत लिया था, यानी छीन लिया था पल्लवों से, है ना। और इन्होंने एक क्या है, प्रहसन की रचना की है जिसका नाम है क्या, मतविलास प्रहसन, ये चीज़ें है। उसके बाद इसका बेटा राजा बनता है जो सबसे शक्तिशाली भी राजा है, किसका, पल्लव वंश का। और इन्होंने किसको हराया था, किसको हराया, इन्होंने हराया था पुलिकेशन द्वितीय यानी चालुक्यों को। चालुक्य में कौन सा चालुक्य, वातापी का चालुक्य। और वातापी का चालुक्य कैसे हराया था, वो हराया था श्रीलंका से, किससे, संधि करके। यानी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ये पल्लव प्लस श्रीलंका, है ना, ये दोनों मिल गया था। और किससे लड़ा था, ये लड़ा था चालुक्य से। और चालुक्य का मतलब क्या था, पुलिकेशन द्वितीय, उसमें राजा यही था, है ना। इस दोनों मिल के क्या किया, जीता इससे। और इन्होंने जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट था, उन्होंने किसकी उपाधि ली, वातापी कोंड की उपाधि। और उसके बाद ये देखते हैं कि जो पल्लव ने श्रीलंका पर भी क्या किया है, हमला कर दिया, यानी श्रीलंका को भी जीता है, कुछ क्षेत्र को, है ना। तो ये दो उपाधि लेता है, एक तो हम बात कर रहे हैं वातापी कोंड की उपाधि, और दूसरा एक है मामल्ल की उपाधि, है ना। तो मामल्ल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि सवाल पूछ ले तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नरसिंह वर्मन जो है वो एक मंदिर का निर्माण किया है जिसका नाम है सप्त पैगोड़ा मंदिर। कहाँ, तमिलनाडु में ही, है ना, कांचीपुरम में। और सबसे जो छोटा है ना, 5 मंदिर है, 5 पांडव का, एक द्रौपदी का मंदिर है। और सबसे छोटा है किसका, द्रौपदी का, नहीं। और उसके बाद लास्ट पढ़ते हैं वो है नरसिंह वर्मन थर्ड। और उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया है, कौन सा मंदिर है, वो है कैलाश मंदिर है, राया राज सिद्धेश्वर मंदिर है ना। तो ये है, तो ये सब जो बातें हैं वो हम कर चुके हैं। तो ये पूरा है वो है पल्लव वंश। तो आप अच्छे से पढ़िए। और जो आपको एक बार और बताते हैं कि चालुक्यों वाला जो बात है वो आपको ज़रूर इसके साथ पढ़ना चाहिए। नहीं, सबसे पहले आप वही देखिए, उसके बाद आप ये देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।